मित्रों, आज हम सुनने जा रहे हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का भाग 3 और इस भाग 3 का अध्याय 13 जिसका शीर्षक है देश में। इस प्रकार मैं देश जाने के लिए विदा हुआ। रास्ते में मॉरिशस पड़ता था। वहाँ जहाज़ लंबे समय तक ठहरा, इसलिए मैं मॉरिशस में उतरा और वहाँ की स्थिति की ठीक ठीक जानकारी प्राप्त कर ली। एक रात मैंने वहाँ के गवर्नर सर चार्ल्स ब्रूस के यहाँ बिताई थी। हिंदुस्तान पहुँचने पर थोड़ा समय मैंने घूमने फिरने में बिताया। ये सन 1901 का ज़माना था। उस साल की कांग्रेस कलकत्ते में होने वाली थी। दीनशाह एदलजी वाच्छा उसके अध्यक्ष थे। मुझे तो कांग्रेस में जाना ही था। कांग्रेस का ये मेरा पहला अनुभव था। बम्बई से जिस गाड़ी में सर फिरोज शाह मेहता रवाना हुए, उसी से मैं भी गया था। मुझे उनसे दक्षिण अफ्रीका के बारे में बातें करनी थी। उनके डिब्बे में एक स्टेशन तक जाने की मुझे अनुमति मिली थी। उन्होंने तो खास सलून का प्रबंध किया था। उनके शाही खर्च और ठाट बाट से मैं परिचित था। जिस स्टेशन पर उनके डिब्बे में जाने की अनुमति मिली, उस स्टेशन पर मैं उनके पास पहुंचा। उस समय उनके डिब्बे में तब के दिनशाह जी और चिमनलाल सेतलवाड़ बैठे थे। इन दोनों को बाद में सर की उपाधि मिली थी। उनके साथ राजनीतिक चर्चा चल रही थी। मुझे देखकर सर फिरोज शाह बोले, गांधी, तुम्हारा काम पार न पड़ेगा। तुम जो कहोगे सो प्रस्ताव तो हम पास कर देंगे, पर अपने देश में ही हमें कौन से अधिकार मिलते हैं। मैं तो मानता हूं कि जब तक अपने देश में हमें सत्ता नहीं मिलती, तब तक उपनिवेशों में हमारी स्थिति सुधर नहीं सकती। मैं तो सुनकर दंग ही रह गया। सर चिमनलाल जी ने हाँ में हाँ मिलाई। सर दिनशाह ने मेरी ओर दयाद्र दृष्टि से देखा। मैंने समझाने का कुछ प्रयत्न किया, परंतु बंबई के बेताज बादशाह को मेरे समान आदमी क्या समझा सकता था। मैंने इतने से ही संतोष माना कि मुझे कांग्रेस में प्रस्ताव पेश करने दिया जाएगा। सर दीनशाह वाच्छा मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए बोले, गांधी, प्रस्ताव लिखकर मुझे बताना भला। मैंने उनका उपकार माना। दूसरे स्टेशन पर जो ही गाड़ी खड़ी हुई, मैं भागा, अपने डब्बे में घुस गया। हम कलकत्ता पहुंचे। अध्यक्ष आदि नेताओं को नागरिक धूमधाम से ले गए। मैंने किसी स्वयंसेवक से पूछा मुझे कहाँ जाना चाहिए। वह मुझे रिपन कॉलेज ले गया। वहाँ बहुत से प्रतिनिधि ठहराए गए थे। मेरे सौभाग्य से जिस विभाग में मैं था, उसी में लोकमान्य तिलक भी ठहरे हुए थे। मुझे याद पड़ता है कि एक दिन बाद वे पहुँचे थे। जहाँ लोकमान्य हो, वहाँ छोटा सा दरबार तो लग ही जाता था। मैं चित्रकार होता तो जिस खटिया पे वे बैठते थे, उसका चित्र खींच लेता। उस जगह का और उनकी बैठक का आज भी मुझे बहुत ही स्पष्ट स्मरण है। उनसे मिलने आने वाले अनगिनत लोगों में से एक ही नाम मुझे अब याद है, अमृत बाजार पत्रिका के मोती बाबू का। उन दोनों का खिलखिलाकर हंसना और राज्यकर्ताओं के अन्याय के विषय में उनकी बातें भूलने योग्य नहीं हैं। लेकिन वहाँ की व्यवस्था को थोड़ा देखें। स्वयंसेवक एक दूसरे से टकराते रहते थे। जो काम जिसे सौंपा जाता, वह स्वयं उसे नहीं करता, वह तुरंत दूसरे को पुकारता था, दूसरा तीसरे को। बेचारा प्रतिनिधि तो न 3 में होता न 13 में। मैंने अनेक स्वयंसेवकों से दोस्ती की, उनसे दक्षिण अफ्रीका की कुछ बातें की। इसमें वे ज़रा शर्मिंदा हुए। मैंने उन्हें सेवा का मर्म समझाने का प्रयत्न किया। वे कुछ समझे, पर सेवा की अभिरुचि कुकुरमुत्ते की तरह बात की बात में तो उत्पन्न नहीं होती। उसके लिए इच्छा चाहिए और बाद में अभ्यास। इन भोले और भले स्वयंसेवकों में इच्छा तो बहुत थी, पर तालीम और अभ्यास वे कहाँ से पाते। कांग्रेस साल में 3 दिन के लिए इकट्ठा होकर फिर सो जाती थी। साल में 3 दिन की तालीम से वे कितना सीख सकते थे। जैसे स्वयंसेवक थे, वैसे ही प्रतिनिधि। उन्हें भी इतने ही दिनों की तालीम मिलती थी। वे अपने हाथ से अपना कोई काम करते न थे। सब बातों में उनके हुक्म छूटते रहते। स्वयंसेवक यह लाओ, स्वयंसेवक वह लाओ, चला ही करता। आखा भगत गुजरात के एक भक्त कवि
जिन्होंने अपने एक छप्पे में छुआछूत को आभड़ छेड़ अदकेरो अंग कहकर उसका विरोध किया है और कहा है कि हिंदू धर्म में अस्पष्टता के लिए कोई स्थान नहीं, तो आखा भगत के अदकेरा अंग अतिरिक्त अंग का भी ठीक ठाक अनुभव हुआ। छुआछूत को मानने वाले वहाँ बहुत थे। द्राविड़ी रसोई बिल्कुल अलग थी। उन प्रतिनिधियों को तो दृष्टिदोष भी लगता था। उनके लिए कॉलेज के अहातों में चटाइयों का रसोई घर बनाया गया था। उसमें धुआं इतना रहता था कि आदमी का दम घुट जाए। खाना पीना सब उसी के अंदर। रसोई घर क्या था? एक तिजोरी थी, वो कहीं से भी खुला न था। मुझे यह वर्ण धर्म उल्टा लगा। कांग्रेस में आने वाले प्रतिनिधि जब इतनी छुआछूत रखते हैं तो उन्हें भेजने वाले लोग कितनी रखते होंगे। इस प्रकार का तैराशिक लगाने से जो उत्तर मिला उस पर मैंने एक लंबी सांस ली। गंदगी की हद नहीं थी। चारों तरफ पानी ही पानी फैल रहा था। उनकी दुर्गंध की याद आज भी मुझे हैरान करती है। मैंने एक स्वयंसेवक को यह सब दिखाया। उसने साफ इनकार करते हुए कहा, यह तो भंगी का काम है। मैंने झाड़ू मांगा, वह मेरा मुंह ताकता रहा। मैंने झाड़ू खोज निकाला, पखाना साफ किया, पर यह तो मेरी अपनी सुविधा के लिए हुआ। भीड़ इतनी ज़्यादा थी और पखाने इतने कम थे कि हर बार के उपयोग के बाद उसकी सफाई होना ज़रूरी थी। ये मेरी शक्ति के बाहर की बात थी, इसलिए मैंने अपने लायक सुविधा करके संतोष माना। मैंने देखा कि दूसरों को यह गंदगी ज़रा भी अखरती न थी। पर बात यहीं ख़त्म नहीं होती। रात के समय कोई कोई तो कमरे के सामने वाले बरामदे में ही निपट लेते थे। सवेरे स्वयंसेवकों को मैंने मैला दिखाया। कोई साफ करने को तैयार न था। उसे साफ करने का सम्मान भी मैंने ही प्राप्त किया। यद्यपि अब इन बातों में बहुत सुधार हो गया है, फिर भी अविचारी प्रतिनिधि अब तक जहां तहां कांग्रेस के शिविरों को जहां तहां मल त्याग करके गंदा करते रहते हैं और सब स्वयंसेवक उसे साफ करने के लिए तैयार नहीं होते। मैंने देखा कि अगर ऐसी गंदगी में कांग्रेस की बैठक अधिक दिनों तक जारी रहती तो अवश्य बीमारी फैल जाती।